हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रिया एंड आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट की उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ज़्यादा वीडियोज़ अब इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मुझे लगता है शायद लोगों तक पहुँच नहीं रही है या फिर शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा, बेसिकली किसी की हेल्प नहीं हो पा रही, तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है। तो लेकिन अब आपकी कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिला, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कि आपको समझ में आए तो भी बताइए, नहीं समझ में आए तो भी बताइए, सो दैट मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ और आपकी और अच्छे से हेल्प हो पाए। सबसे पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे लोगों की जो चॉइस है उसको ध्यान में रखा जाता है, इंक्रीज़ की जाती है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा किया जाता है और इनकम एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। बेसिकली अगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी इंसान है, उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, फिज़िकल एनवायरनमेंट अच्छा है, इकोनॉमिकली वो अच्छा है, पैसे वैसे हैं उसके पास कि वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो अफोर्ड कर पा रहा है, सोशल लाइफ अच्छी है, पॉलिटिकल फ्रीडम है और मतलब कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो अच्छी है, ज़्यादा रोक टोक नहीं करती है, सो वो एरिया जो है वहाँ पे हम कहेंगे कि डेवलपमेंट अच्छी खासी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। ये PDF आपकी बुक का ही है, ये है पेज नंबर, जो स्टार्टिंग का पेज है 23, वही है, ये वही से समझा रही हूँ मैं कि इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के टाइम पे अगर एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर कंट्री में कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, मतलब टेररिज्म वगैरह कोई चीज़ नहीं है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, दैट मीन्स इट इज़ द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। अगर ये सारी चीज़ें हैं सो दैट इज़ द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। दिस मे बी पार्शियल एंड वन साइडेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट, और इस टाइप की डेवलपमेंट को यूजुअली वी कॉल वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, तो इस टाइप की डेवलपमेंट को ज़्यादातर हम वेस्टर्न या फिर यूरोसेंट्रिक डेवलपमेंट कहते हैं। और ये डेवलपमेंट पार्शियल भी हो सकती है और इसका रीज़न हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब कंट्री जैसे कि इंडिया है, तो क्योंकि हम जानते ही थे कि हमारी एक पोस्ट कॉलोनियल कंट्री है, यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है कि भाई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रीजनल डिस्पारिटी ना हो, भेदभाव ना हो आपस में, कोई सब हर एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करे। ये भी एक फेस है डेवलपमेंट का। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो है वो हर किसी इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी। अगर कोई एक सपोज़ ये गर्ल है, ये बहुत रिच है, ठीक है, लेकिन अभी इसके फादर की कंपनी थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, उसके पास छोटी गाड़ी है, लेकिन आगे इसके फादर की कंपनी अच्छी चल गई तो उसने बड़ी गाड़ी ले ली, तो ये इसके लिए डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। अब एक और गर्ल है जो कि बहुत ज़्यादा पुअर है, इसके फादर ने मेहनत करी और एक छोटी सी गाड़ी ले ली, तो ये इसके लिए डेवलपमेंट होगी। यानी कि यहाँ पे बड़ी गाड़ी लेना डेवलपमेंट है, यहाँ पे छोटी गाड़ी लेना हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का जो रूप है, डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो डिफ़र हो सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज नेग्लेक्ट एंड डिप्रिवेशन। पेपर में कई बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा, खासकर 12th क्लास है, वहाँ पे क्या होगा, ऐसी लाइन दे देंगे, बुक की कोई सी भी लाइन दे देंगे और उसको कहेंगे एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल। 5 मार्क्स पे भी आ जाएगा, 3 मार्क्स पे भी आ जाएगा। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप NCERT जो आपकी बुक है वो ज़रूर पढ़ें। आप कोई से भी सैम्पल पेपर पढ़ लो, किसी भी वीडियो से पढ़ लो या ट्यूशन से पढ़ लो, स्कूल से पढ़ लो, लेकिन जब तक आप NCERT खुद नहीं पढ़ोगे, सेल्फ रीड नहीं करोगे, तब तक आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जितना आपको चाहिए। ओके, 1990 में जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको हम UNDP भी कहते हैं, इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी 1990 में, एंड उसका नाम है फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके बाद वो हर साल वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करते हैं, और इस रिपोर्ट में वो लोग सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफ़ाइन नहीं करते, इनफैक्ट वो सारे इंडिकेटर्स देखते हैं और रैंक करते हैं कंट्रीज़ को कि उनका स्कोर जो है वो कहाँ पर आ रहा है।
सो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में जिसकी पॉपुलेशन 1.20 बिलियन से ज़्यादा है, उसकी रैंकिंग जब की गई तो उसका जो नंबर था वो था 130। 189 कंट्रीज़ में से इंडिया का जो नंबर आया था वो 130 था ह्यूमन डेवलपमेंट में। एंड अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, लेकिन बुक में प्लानिंग कमीशन लिखा है तो मैं वही कहूँगी अभी। तो प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया का, उसने भी प्रिपेयर किया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया, और उसने कौन से इंडिकेटर्स लिए थे वही जो यूएनडीपी ने बता रखे हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो इंडिकेटर्स बता रखे हैं, उन्हीं इंडिकेटर्स को देखकर प्लानिंग कमीशन ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। इट यूज्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस, और उसी तरीके से हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो कंट्री है, पूरी कंट्री ने तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को यूज़ किया था एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। और इसी तरीके से जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या यूज़ किया था, डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। The HDI Human Development Index by the Planning Commission of India calculated taking 3 indicators। वो 3 इंडिकेटर्स जो हमने दूसरा बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बारे में हमने पढ़ रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो 3 इंडिकेटर्स कौन से थे, ठीक है, यूएनडीपी के। एंड जो प्लानिंग कमीशन है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो यूएनडीपी के जो इंडिकेटर्स हैं उसको यूज़ करती है, और उसके अलावा और भी इंडिकेटर्स को यूज़ करती है, जैसे कि इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस, एक्सेसिबिलिटी, हाइजीन एंड वेलफेयर मेजर्स। ये भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ करती है प्लानिंग कमीशन। सो अब हम ये जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, इन सबको डिटेल में समझेंगे। इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि एक इंसान का अच्छा खासा लाइफस्टाइल, अच्छा खासा वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, सो ये डिपेंड करता है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ पे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार कितना है और कितनी सैलरी है, ये सब चीज़ें। एंड एक्सेस टू एसेट्स, और उसके पास जो भी सामान है, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, वो कितना अच्छे से उसको यूज़ कर पा रहा है, मतलब एक्सेस कर पा रहा है। ओवर द ईयर्स द पर कैपिटा इनकम मतलब जो एवरेज इनकम होती है एक बंदे की, जैसे कि मान लो ये एक एरिया है और यहाँ पे लोग रहते हैं, सो यहाँ पे इस इंसान की एवरेज इनकम क्या होती है, तो वो बहुत डिवाइड वगैरह बहुत कैलकुलेट करके निकलता है। इतना टेक्निकली में ना जाके सिंपल सा आप समझ लो, पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज एक बंदे की जो इनकम होगी। सो ओवर द ईयर्स द पर कैपिटा इनकम एंड कंजप्शन expenditure in India has increased. As a result, there has been consistent decline in the proportion of population living below the poverty line। यानी कि जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं, अब वहाँ पे डिक्लाइन आ गया, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पावर्टी लाइन के ऊपर आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे एक डेटा दे रखा है कि ये परसेंटेज थी, तो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं कि भाई 2011 से 12 तक रूरल एरिया में क्या पावर्टी लाइन में इतने लोग रहते थे, अर्बन एरिया में इतने लोग रहते थे, ऐसे। सो अब कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, दोबारा आ गया ये, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड उड़ीसा, दादरा एंड नागर हवेली। सो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे देखा गया कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो 30% से ज़्यादा लोग जो है वो पावर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। सो पावर्टी लाइन, आई गेस आपको पता होगा, पावर्टी लाइन बेसिकली क्या होता है कि जो लोग बेसिक जो चीज़ें होती हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान और सर के ऊपर छत, मतलब ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं। सो इन स्टेट्स में 30% ऐसे लोग हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं। यहीं उसी तरफ कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जैसे कि गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे सिर्फ 10 से 20% लोग ऐसे हैं, पॉपुलेशन ऐसी है जो पावर्टी लाइन के नीचे आती है। उसके बाद जैसे कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली,
गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पौंडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे सिर्फ 10% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, सो इसका काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेक्निकल वर्ड्स यूज़ ना करते हुए। सो ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब सामान। सो जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है, सो इस कंट्री के अंदर ही अंदर, घरेलू मतलब अंदर, बाहर नहीं, सिर्फ अंदर ही अंदर, कंट्री के अंदर अंदर कितने लोगों ने सामान जो है ख़रीदा, कितने लोगों ने बनाया, ये जब पूरा कैलकुलेट होता है तो वो होता है GDP निकलती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो GDP की है कंट्री की, वो पूरी तरीके से नहीं बता सकती कि क्या क्वालिटी है एक कंट्री की। मतलब वहाँ के लोग, अगर मान लीजिए GDP अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के सारे लोग ही अच्छे से रह रहे होंगे, ऐसा नहीं है। बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हर किसी के पास घर होना चाहिए अपना, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर कोई एक्सेस कर पाए, हर कोई यूज़ कर पाए। एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन काफ़ी लोग अब जॉबलेस होते जा रहे हैं, एंड ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है गरीबी का इंडिया में। सो अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ। सो लाइफ जो है फ्री फ्रॉम इलनेस, यानी कि कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ये इंडिकेट करती है एक हेल्दी लाइफ। डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्योंकि अगर हम देखें 1951 में 25 पर 1000 था, एंड देन 2015 में 6.5 पर 1000 था। तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 6.5 है, तो आप देख सकते हैं कि डेथ रेट में कितनी गिरावट आई है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी खासी हो गई हैं। और अगर हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखें, सो मोर्टेलिटी रेट भी वही होता है, डेथ रेट। सो 148 पर 1000 से 2015 में कितना है, 37। सो ये बहुत अच्छा डिक्लाइन है। सो अब हम कुछ स्टेट्स को देख लेते हैं। सो केरला को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन देखा गया है, कम होता हुआ देखा गया, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, जहाँ पे 850 से भी कम फीमेल चिल्ड्रन है पर 1000 मेल चिल्ड्रन, यानी कि 1000 मेल चिल्ड्रन पे 850 से भी कम फीमेल चिल्ड्रन है। सो अब हम पढ़ेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, और जो आपका टॉपिक है इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ, ये टॉपिक उसी के अंदर है। सो द रिलीज ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड अर्बन सीवेज, इनकी वजह से इट क्रिएट हेल्थ हैजार्ड। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप्स लिए सो दैट ये जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो टॉक्सिक और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो निकलती हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, जिसका एक स्टेप है स्वच्छ भारत मिशन। सो इसका एम क्या है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री हो जाए। और पेपर में अगर आप ऐसे अलग अलग करके लिखेंगे, अगर आप एक पैराग्राफ लिख देते हैं तो उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। सो अगर आप अलग अलग करके लिखेंगे कि भाई एम ऐसा है, ऑब्जेक्टिव ऐसे, और ऐसे पॉइंट्स पे लिखेंगे, सो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो इसके ऑब्जेक्टिव क्या, एम तो हमने कर लिया कि भाई पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेकिंग इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री एंड अचीव 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, यानी कि हर घर में वॉशरूम होना चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट्स होने चाहिए एंड पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए। मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल LPG टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया टू रिड्यूस डोमेस्टिक पोल्यूशन, कि भाई LPG होना चाहिए, हर गाँव के हर घर में पहुँचना चाहिए। प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर टू एवरी हाउस होल्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस, तो जो पानी वाली बीमारियां होती हैं वो रोकने के लिए हर घर में पीने लायक पानी पहुंचना चाहिए। एंड प्रमोट द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड। सो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। सो अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। सो डेवलपमेंट जो है वो फ्रीडम है, ये हम जानते ही हैं। इसका मतलब ये है
एक छोटी सी सिचुएशन देती हूँ मैं आपको कि मान लीजिए आप या फिर कोई लड़का है, ठीक है, तो ये लड़का जो है इसको फ्रीडम है, ये कोई सी भी जॉब चूज़ कर सकता है। अगर इसका मन है कोई और रिलीजन चूज़ करने का तो ये वो भी चूज़ कर सकता है। ये किसी और कंट्री में जा सकता है, किसी और स्टेट में जा सकता है। दैट मीन्स ये इंसान जो है वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो दैट इज़ फ्रीडम। तो डेवलपमेंट जो है वो फ्रीडम से ही आता है। अगर हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी कुछ भी चीज़ करने के लिए, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे भी, तो ऐसे हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आती है जैसे कि एक्सेस टू नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट आर फंडामेंटल टू फ्रीडम। लिटरेसी इज़ द बिगिनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। सो अब हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि जो ओवरऑल लिटरेसी है इंडिया में वो 74.04% थी 2011 में, और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। और टोटल लिटरेसी रेट अगर हम देखें फीमेल लिटरेसी भी और टोटल लिटरेसी भी, तो वो साउथ इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि बिहार, वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, 63.82% ही है। एंड ऑन दी अदर हैंड स्टेट्स लाइक केरला, मिज़ोरम, यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 93.91 एंड 91.58%। सो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया, और इसको हम टेबल के थ्रू पढ़ेंगे ताकि ईजिली समझ में आए। सो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि केरला जो है वो सबसे हाई पर है एंड उसकी जो रैंक है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब। लेकिन अगर हम बॉटम देखेंगे, क्योंकि मेन जो होते हैं वो टॉप के होते हैं और बॉटम के होते हैं, सो बॉटम में अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ है। फिर अगर हम कुछ इकोनॉमिकली डेवलप स्टेट्स की बात करें जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, दे हैव हायर वैल्यू ऑफ HDI एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सो अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें घुमा फिरा के यही बोला गया है कि ये जो है एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, ये सब इंटर रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पार्टीज़, सोशल इनक्वालिटीज़। सो इसमें बोला गया है कि इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पार्टीज़, सोशल इनक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डिप्रिवेशन, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स जो बताई गई हैं, अगर ये बढ़ेगी तो इससे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। और जैसे ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर किसी एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या फिर एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है, एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट में रुकावट डालेगी। सो ये था हमारा चैप्टर, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।